ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, 9.4 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ 9.4 एक्सरसाइज के, ये सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्यूशंस अब हमारे आ रहे हैं, जो आंसर हमारे आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर क्यों हैं। थोड़ी देर में ये बात हम डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसे यहाँ मुझे स्टेटमेंट दे रखी है कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, और मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे लिखा है कि जो आप आंसर निकालोगे, आंसर निकालने के बाद आपको जो वैल्यूज़ हैं y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 जब आप ले रहे हो, आंसर में पुट कर रहे हो, तो उसके बाद पर्टिकुलरली फिक्स सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल था, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल था। तो इनडेफिनेट में आपने किया था प्लस सी लगा दिया था, और डेफिनेट के लिए आपने क्या किया था, उस सी की जगह आपने एक डेफिनेट, एक फिक्स आंसर आपने शो किया था। तो अब हम वैसे ही करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जो हमारा आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद कोस को हम शिफ्ट कर रहे हैं RHS में। तो कैसे जाएगा ये, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि साइन इन्वर्स इधर जाके इन्वर्स हट जाता है, सिंपल साइन बन जाता है। तो कॉस राइट हैंड साइड में जाके इन्वर्स बन गया। आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए। नेक्स्ट, अब टॉपिक हमारा चल रहा था सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का, तो एक्सरसाइज सेम है, तो हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स से ही कर रहे हैं। मैंने डी वाई को एक तरफ लिखा, वाई की कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल डी वाई है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। आपके पास ऑलरेडी था, एक्स को आप यहाँ ले आए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। एक चीज़ और, जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो कॉस इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर रह जाएगा। आंसर निकालेंगे y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। इसको आपने 1 मान लिया। अब स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दे रखा था x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। आप पुट करेंगे किस में, अपने आंसर में, अपने जो आपका आंसर आया सॉल्व करने के बाद फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में आपने पुट किया, y की जगह 1 पुट किया इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स ए। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही हो जाएगा, प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आप सी की वैल्यू 1 अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपका आएगा y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है इसमें सी नहीं है। जो जनरल सॉल्यूशन था वो ये वाला था, एक्स और वाई की फॉर्म, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी था। आप ये समझ लीजिए, जनरल सॉल्यूशन में सी होता है, कांस्टेंट होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं होता। अब आगे चलेंगे, ऐसे ही ये क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो स्टेटमेंट भी है, आपको दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है 1-1, जो कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है उसकी आपको उसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, y एक तरफ हो गए, dy उसी तरफ है, x एक तरफ हो गया, dx उसी तरफ है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन ले दिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास क्या आया, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपके पास क्या आया, ये स्टेटमेंट आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नीचे y प्लस 2 है तो ऊपर 2 प्लस कर दिया, 2 माइनस कर दिया। ये चीज़ें आप सारी सीख चुके हैं पीछे, इंटीग्रेशन जो आपने सॉल्व किया था। y प्लस 2 के नीचे पूरे को लिखेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे, तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे देखेंगे 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। एक्स के नीचे एक्स रखिए, 2 के नीचे एक्स रखिए, ये आपने इस तरीके से लिख लिया। 1 इधर आ गया आपका, प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, 1 का y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 2 लॉग y प्लस 2। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन वाई का log y होता है, तो y प्लस 2 है तो log y प्लस 2 हो गया। इधर 1 का x आ गया, 2 log x प्लस c। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी log की टर्म्स को अलग कर लेंगे, या फिर जनरल सॉल्यूशन को इसी तरीके से आप रहने दीजिए। आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पॉइंट आपको दे रखा है 1-1, यानी y की वैल्यू -1 पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आपने पुट कर दी, हो गया आपका ये।
तो आपने c की वैल्यू यहाँ पे -2 निकाल दी। अब बच्चों आप क्या करते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, आपने पुट कर दिया, थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज किया। रीअरेंज वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि y - x + 2 है यहाँ पर, क्योंकि y इधर ही है, x को आप इधर ले आए हो, 2 को इधर। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि लॉग लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। लॉग वाली टर्म यहाँ माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी। 2 log x ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो मेरे पास आया log y + 2 का स्क्वायर जब मैं 2 को ऊपर पावर में ले गई हूँ, प्लस log x का स्क्वायर जब मैं 2 को ऊपर पावर में ले गई हूँ। अब log m + log n यानी कि log m n, तो ये आपका आंसर आ गया। y - x + 2 = log x² × y + 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे अच्छे से कि जो पहले भी आया था क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज़ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में आर्बिट्ररीज के बारे में, कांस्टेंट्स के बारे में, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये एमसीक्यूज़ अगर आपके पास आ जाते हैं? आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ सेम, यानी कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो तो उसमें कितने कांस्टेंट्स होते हैं, वो ऑर्डर के बराबर होते हैं। इज सेम एज इट्स ऑर्डर। सेम किसके? इसके ऑर्डर के। जैसे आप मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका ऑर्डर 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे। अगर आप आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है, तो उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन ये किसके लिए बता रही हूँ मैं आपको? इन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जो आप c लेते हो, कांस्टेंट लेते हो, वो कितने आएंगे? गिनती में, क्वांटिटी में, गिनती में कितने आएंगे? अगर 3 ऑर्डर है तो 3 कांस्टेंट आएंगे, 4 ऑर्डर है तो 4 आएंगे, 5 ऑर्डर है तो 5 आएंगे। और अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लेने हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता। आप खुद देख रहे हो कि जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने निकाला है तो उसकी वैल्यू आप c की वैल्यू पुट कर देते हो, तो कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं ना, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इज 0। नो कॉन्स्टेंट्स किस में? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। और जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही कांस्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम इस टॉपिक से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है, एग्जाम्पल भी है सेम ऐसा, इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल आप करते थे ना लोअर क्लासेस में, P × R × T इंटरेस्ट निकालते थे, जहाँ पर प्रिंसिपल होता था, रेट होता था, टाइम होता था, उस तरह का ही क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल्स में। क्वेश्चन क्या है? जैसे कोई बैंक है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। रेट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में R%, और प्रिंसिपल दे रखा है 100, जो कि 2 टाइम्स हो जाता है, जो कि डबल हो जाता है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि टाइम 10 ईयर्स, और अमाउंट कितनी हो गई? प्रिंसिपल की डबल, यानी कि 200। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कहीं पर हो सकता है हमारी log की वैल्यू यूज़ हो, तो log 2 = 0.693 हमारे एक हेल्पिंग हैंड भी है। तो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप P × R × T अपॉन में 100 सिंपल इंटरेस्ट को करते ही थे, वो अपॉन में 100 क्यों आता था? R का परसेंटेज हटा के। तो अब हम वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। dp/dt, ये t को नीचे ले आए हैं, dp/dt = R/100 × P, R/100 × P। तो अब आपने क्या किया? P, जैसे आप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करते हो, P इधर आ गया dp के साथ, और जो dr है, dt है, सॉरी dt इधर आ गया यहाँ पे RHS में। तो R/100 तो कांस्टेंट है, और t आपका इधर आ गया। आपने सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर लिया, p को आपने अलग कर दिया, t को आपने अलग कर दिया, p के साथ p का वेरिएबल चला गया, और t वाला नहीं था तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब आगे देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log p = R/100, ये वाला इंटू में R/100 इंटू में t, ठीक है। t क्योंकि 1 का t के रिस्पेक्ट में t आएगा, प्लस log c, मैंने कांस्टेंट को यहाँ पे सीधा log c लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे? log p = यहाँ मेरे पास एक्चुअली log नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ली। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने log अपने पास से लिया, और log के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक e भी ले दिया, ई बेस में ले दिया। ई बेस से मैंने क्यों लिया? क्योंकि जब मैं ई बेस में लूँगी तभी तो मेरी ये log की पेयरिंग बनेगी। log c e⁻, ये वाली मैंने ये यहाँ पे लिया था, log के साथ e की पावर, ये पूरा की पूरा, क्योंकि log e 1 बन जाएगा। मैंने एक तरह से, जैसे आप लेते हो ना कि log e = 1, एक तरीके से मैंने 1 की जगह पे, यहाँ पे 1 की जगह पे log e लिखा है।
तो log और log m प्लस log n, यानी कि log m n, m की जगह क्या है e रेस टू पावर आर टी अपॉन 100 और n की जगह क्या है c, बन गई ये। और इधर क्या था log p, log से log हट गया, मेरे पास बचा p इज इक्वल टू सी ई रेस टू पावर आर टी अपॉन 100, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि मुझे निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो एट p इज इक्वल टू 100 आपको दे रखा था स्टार्टिंग में जब बैंक में डिपॉजिट हुए p इज इक्वल टू 100, तो टाइम 0 था क्योंकि स्टार्टिंग में तो पैसे जमा कराए थे ना। तो 100 इज इक्वल टू सी ई रेस टू पावर 0, क्योंकि t 0 तो ई रेस टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 बन जाता है, यानी कि c की वैल्यू आ गई 100। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, 10 साल के बाद, यानी t इज इक्वल टू 10, 10 साल के बाद p हो गया 200, तो p की जगह मैंने 200 पुट कर दिया, c 100 निकाला है ऊपर, e रेस टू पावर r इंटू 10/100 आ गया। तो मेरे पास आया r/10 इज इक्वल टू log 2, जैसे ही मैंने e बेस लिया 2, log 2 की वैल्यू आपको ऊपर दे ही रखी थी, तो r इज इक्वल टू, एक पॉइंट पीछे आ गया क्योंकि r/10 था, r इज इक्वल टू आपका आंसर आया 6.93%। तो ये है आर की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको निकालना था। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।